जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर और एक अच्छे तरीके से दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन हमारा दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही चुके होंगे कि हमने दोस्तों आप लोगों को कई दिन पहले दोस्तों आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक मैसेज पोस्ट किया था। उसमें हमने आपको पहले तो दोस्तों हमने आपको एक कम्युनिटी पोल लगवाया था जिसमें जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग दोस्तों किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को दोस्तों 3 ऑप्शंस दिए थे। एक तो मैंने आपको दिया था आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई बुक के सॉल्यूशन के लिए, और दूसरा यूपी पुलिस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के लिए, और तीसरा आपको अदर कमेंट्स में जो भी आप चाहते हो उसके लिए। और मुझे उम्मीद थी कि जिसमें से दोस्तों लगभग 200 बच्चों ने 200 प्लस बच्चों ने दोस्तों इसमें वोट किया है, और जिसमें से दोस्तों 66% बच्चों की दोस्तों जो चॉइस है वो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई बुक के सॉल्यूशन के लिए गई है। जिसमें से 16% यूपी पुलिस के हैं, 18% आपके अदर्स में हैं, और केवल 2 बच्चों ने दोस्तों कमेंट किया था। जिसमें से दोस्तों एक बच्चे की जो कमेंट थी वो आई थी DSSB MTS बुक सॉल्यूशन के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने चुना वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई बुक को दोस्तों चुना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने आप पे एक अच्छी भर्ती निकल के आई है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई को लेके। तो इसी की नज़र में दोस्तों हमने सोचा क्यों ना दोस्तों आप लोगों के लिए इस सेशन को स्टार्ट किया जा सके। क्योंकि यूपी पुलिस के लिए हम बात करें तो यूपी पुलिस के लिए हम वैसे भी आपको आरडब्ल्यूए की बुक, यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा ही चुके हैं। लगभग 2-3 वीडियोस और बची होंगी, बस उसके बाद आपकी पूरी बुक कंप्लीट सॉल्यूशन हो ही चुकी है। येलो बुक कंप्लीट करवा ही चुके हैं। तो क्यों ना दोस्तों इसमें मैंने सोचा कि आरपीएफ में जिसमें आपको सामान्य ज्ञान और आपके साथ साथ मैथ्स और दोस्तों रीजनिंग का भी दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को करवाया जाए क्रमानुसार। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यह बुक दोस्तों आरडब्ल्यूए की सबसे बेस्ट बुक है स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए। और इस बुक में दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यह दोस्तों जो बुक है ये आपकी प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित है। जितने भी दोस्तों आपके 2018-2019 में जितनी भी शिफ्ट में दोस्तों आपके एग्ज़ाम हुए थे, सारे दोस्तों इसमें क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के द्वारा पूछे गए हैं, और आगे भी दोस्तों यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में दोस्तों आपके जो जीके जीएस का है रोल जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो जीके जीएस से ही पूछे जाएंगे। तो जीके जीएस को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, जितना ज़्यादा हो सके आप जीके जीएस पर ध्यान देना। रीजनिंग तो आप लोग कर ही लोगे, मैथ्स भी कर लोगे, मैथ्स भी दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल ही आएगी, लेकिन जीके जीएस पे दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा दोस्तों फोकस करना पड़ेगा। तो चलिएगा दोस्तों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग सभी बच्चे एक बार वीडियो को जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों 200 प्लस बच्चों ने वोट किया, तो दोस्तों 200 बच्चे तो दोस्तों एक वीडियो में दोस्तों तो होने ही चाहिए। क्योंकि जब 200 बच्चों की रिक्वायरमेंट थी इस बुक के लिए, 200 बच्चों ने वोट किया, जिसमें से मान लेते 66% बच्चों ने दोस्तों इस बुक को चुना है, तो लगभग दोस्तों 100 प्लस तो बच्चे इस बुक में इस क्लास में लाइव तो जुड़ने ही चाहिए। तो आप अपना दोस्तों सपोर्ट हमें ज़रूर दें, क्योंकि आप जब तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें नहीं जुड़ेंगे तो दोस्तों हम मोटिवेट भी नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों इस बुक को हम इतनी जल्द कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें हम दोस्तों एक दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो है दोस्तों प्राचीन इतिहास। आज के एक ही वीडियो में दोस्तों आपका ये पूरा प्राचीन इतिहास दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम दोस्तों मध्यकालीन, और तीसरे दिन आपका आधुनिक, यानी 3 दिन में आपकी पूरी हिस्ट्री दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों बिना समय गवाए बिना देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अभी तक क्लास में नहीं आए तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। और क्लास का समय आप सभी को पता है कि हमारी जो इस क्लास का जो समय है वो दोस्तों आपका 10 बजे रखा गया है। सुबह 10 बजे दोस्तों इसकी क्लास होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सुबह 10 बजे अपनी इस क्लास को दोस्तों लेने के लिए ज़रूर तैयार रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी यदि आप इस क्लास से जुड़े रहे कंटिन्यू तो। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि क्लास को स्किप बिल्कुल भी ना करें, शुरू से लेकर वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी दोस्तों आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। इस बुक का दोस्तों मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा चुका हूं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोगों को पास इस बुक का पीडीएफ नहीं है तो यही पीडीएफ सेम आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने पिन कर रखा है, तो जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ जब जैसे आप ओपन करोगे तो दोस्तों उसमें आपको थ्योरी भी दोस्तों व्याख्या सहित आपको दोस्तों उसमें दिए गए हैं, लेकिन इस पीडीएफ में दोस्तों मैं आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिएगा दोस्तों मुलाकात कराते हैं दोस्तों आज के हम पहले क्वेश्चन से।
पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और दोस्तों आंसर करेंगे। और जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे यह क्वेश्चन दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल 24 जनवरी 2019 की पहली शिफ्ट में दोस्तों आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए, तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या दोस्तों बोध गया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जिन लोग ऑप्शन डी चुना है जिन बच्चों ने, तो उन सभी का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है बोध गया में दोस्तों बुद्ध को दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछा जाता है कि बोध गया आपका कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों आपके बिहार राज्य में पड़ता है। बोध गया कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये आपका दोस्तों बिहार राज्य में पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि जो बुद्ध हैं इनका जो पूरा नाम है, इन्हीं को दोस्तों हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध ने दोस्तों ही बौद्ध धर्म की स्थापना की। पूछा जाता है दोस्तों स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना, यदि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने ही दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इतने बात आपको समझ में आई। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म, यदि दोस्तों आपसे जन्म पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको दोस्तों कब कब हुआ था, तो आपको बता देना है 563 ईसा पूर्व हुआ था। पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो आपको दोस्तों कहाँ पर बताना है, लुम्बिनी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। जन्म दोस्तों इनका कहाँ पर हुआ था, जन्म दोस्तों इनका लुम्बिनी में हुआ था। और दोस्तों पूछा जाता है गौतम बुद्ध की जो मृत्यु को क्या कहा गया है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है, वैसे तो इनकी दोस्तों जो मृत्यु हुई है वो दोस्तों 483 ईसा पूर्व हुई है। और जिनकी जो मृत्यु है इनको दोस्तों कहते हैं महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण दोस्तों इनकी मृत्यु को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण दोस्तों इनकी मृत्यु को कहा जाता है। और इनकी मृत्यु दोस्तों कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपसे पूछा है शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को या दोस्तों चरक को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुश्रुत को दोस्तों हम शल्य चिकित्सा का जनक कहते हैं। सुश्रुत को दोस्तों शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। और दोस्तों सुश्रुत को ही दोस्तों सुश्रुत संहिता का दोस्तों इसे प्रणेता भी माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों चरक जो थे, ये दोस्तों कौन थे, ये दोस्तों आयुर्वेद से संबंधित थे। किससे थे, चरक दोस्तों ये आयुर्वेद से संबंधित थे। आयुर्वेद के दोस्तों इन्हें प्रणेता कहते हैं। साथ ही दोस्तों इन्हें चरक संहिता का प्रणेता, यह चरक संहिता दोस्तों इन्होंने ग्रंथ लिखी थी। किसने, चरक ने। चरक ने दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो चरक इनके नाम से ही जुड़ा है। तो चरक दोस्तों जो संहिता है वो किसने लिखी थी, चरक ने लिखी थी। और सुश्रुत प्रणेता का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो वो दोस्तों सुश्रुत को माना जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। दोस्तों बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा एक शब्द है, इसका दोस्तों आपसे अर्थ पूछा है कि अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि बुराई से बचाव, ज्ञानोदय, निर्भीकता या उपदेश। तो दोस्तों अभय मुद्रा का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों निर्भीकता। क्या होता है दोस्तों, निर्भीकता। अर्थात दोस्तों अभय मुद्रा जो सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन मुद्रा क्या है। प्राचीन मुद्रा, तो प्राचीन यदि आपसे मुद्रा के बारे में पूछे तो आपको दोस्तों अभय मुद्रा बता देना है। क्या बताना है, प्राचीन मुद्रा यदि आपसे पूछे तो आपको अभय मुद्रा बता देना है। अभय मुद्रा जो होती थी दोस्तों ये दाहिने हाथ की ऊपर की ओर हथेली बाहर की ओर दोस्तों इंगित की जाती है, जो कि अभय मुद्रा में कही जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्भीकता। क्लियर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। यानी कि दोस्तों विनय पिटक और सुत्त पिटक यह दोस्तों किसका संकलन दिया गया है, गौतम बुद्ध का, ऋषभ देव का, महावीर जैन का या दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ने 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कॉमन सा दोस्तों क्वेश्चन कहा गया है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये दोस्तों आपके जितने भी हैं ये सभी दोस्तों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना किसने की थी, तो गौतम बुद्ध ने की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विनय पिटक है और सुत्त पिटक है ये दोस्तों आप, और एक था आपका दोस्तों अभिधम्म पिटक, एक दोस्तों आपका कौन सा पिटक था, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक दोस्तों 3 पिटक थे जिन्हें दोस्तों हम त्रिपिटक कहते थे। क्या कहते थे,
त्रिपिटक कहते थे। एक तो दोस्तों आपका विनय पिटक, अभिधम्य पिटक और दोस्तों आपका सुत्त पिटक। ये दोस्तों 3 पिटक थे जिन्हें हम दोस्तों त्रिपिटक कहते थे। और यही दोस्तों जो त्रिपिटक थे ये दोस्तों आपके बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ थे। तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। और त्रिपिटक की यदि आपसे भाषा पूछी जाए तो भाषा यानी कि जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये किस भाषा में दोस्तों लिखे गए हैं? तो आपको दोस्तों पाली भाषा बता देना है। क्या बताना है बच्चों? पाली भाषा दोस्तों आपको आंसर बताना है। ऐसे भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 पिटक आपको याद रखना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। और ये तीनों दोस्तों आपकी त्रिपिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं जो कि पाली भाषा में आपके इसमें दिए गए हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि बौद्ध धर्म में क्या बनाए जाते थे दोस्तों? स्तूप बनाए जाते थे। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए कि पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे, कि धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, या दोस्तों बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। और ये एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों पवित्र स्मृति चिन्ह को दोस्तों याद रखने के लिए। किसके लिए दोस्तों? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए दोस्तों स्तूप बनाए गए थे। और स्तूप जो शब्द है ये दोस्तों आपके पाली और सांस्कृतिक भाषा से लिया गया शब्द है। और दोस्तों इसका जो अर्थ होता है, स्तूप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? टीला। क्या कहते हैं? टीला कह सकते हैं या दोस्तों ढेर भी कह सकते हैं। ये एक टीला की तरह बना होता है, उसको हम टीला या ढेर कह सकते हैं। या दोस्तों बौद्ध भाषा में दोस्तों इसको, पाली भाषा संस्कृत भाषा में इसको हम स्तूप कहते हैं। स्तूप जो होता था दोस्तों यह आपकी व्यक्ति की चिता और समाधि, जो चिताएं समाधि बना देते हैं उसी दोस्तों अवशेष से निर्मित एक स्मृति के रूप में अर्ध आकार का टीला का ढेर बना दिया जाता था, जिसको दोस्तों स्तूप कहते हैं। जैसे आपका दोस्तों मुस्लिम धर्म में दफना देते हैं और ऊपर से मिट्टी चढ़ा देते हैं, ईसाई धर्म में दोस्तों ताबूत में बंद करके क्रॉस का दोस्तों इस टाइप से चिन्ह लगा देते हैं। तो ये दोस्तों क्या है? ये सभी दोस्तों अपने अपने धर्म के एक स्तूप की तरह होते हैं। तो इन्हें दोस्तों बौद्ध धर्म स्तूप कहते थे, टीला कहते थे। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्तूप का जो सर्वप्रथम उल्लेख है यह दोस्तों में किस वेद में मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्तूप का जो अर्थ है यह दोस्तों किस वेद में उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसको अब उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में दर्शाया गया है। किस में दोस्तों दर्शाया गया है? ऋग्वेद में दर्शाया गया है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? यहाँ पे दोस्तों मैंने 4 ऑप्शंस लिख दिए हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम उपदेश, जन्म, अंतिम उपदेश या दोस्तों मृत्यु। तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में, मैंने आपको येलो बुक में भी पढ़ाया था और जो यूपी कांस्टेबल की बुक है इसका भी सॉल्यूशन में मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें दोस्तों हमने धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया था। तो धर्म चक्र जो परिवर्तन है, धर्म चक्र, यह आपके दोस्तों प्रथम उपदेश से लिया गया है। किससे दोस्तों? प्रथम उपदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो धर्म चक्र है ये दोस्तों प्रथम उपदेश को दर्शाता है और इसी घटना को दोस्तों हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन को दोस्तों प्रथम उपदेश से कह सकते हैं लिया गया है। कहा जाता है दोस्तों इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? यदि दोस्तों हम बात करें अंतिम उपदेश की, यदि पूछा जाए कि अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो अंतिम उपदेश दोस्तों इन्होंने कुशीनगर में दिया था। यदि अंतिम उपदेश पूछा जाए तो अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो आप कहेंगे सर कुशीनगर में दोस्तों इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। और दोस्तों इनकी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसका जो प्रतीक है वो क्या है? तो मृत्यु का जो दोस्तों जो प्रतीक है वो क्या था? मैंने आपको बताया था स्तूप था। मनुष्य के मर जाने के बाद दोस्तों उस पर मिट्टी का टीला बना देते थे, तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते थे? स्तूप कहते थे। तो ये क्या हो गया आपका? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? एलोरा की गुफाओं में, बाग की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में या अजंता की गुफाओं में? ये आरपीएफ एसआई 10 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर करेंगे सभी दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपसे पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोस्तों आपके औरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। तो ये दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। क्लियर? एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पद्मपाणि जो बोधिसत्व थे इनके जो चित्र है अजंता की गुफाओं में, इनकी जो संख्या है वो
किसमें चित्रित थी, यानी कितनी संख्याएं थी। तो दोस्तों संख्या यदि आपसे पूछे तो संख्या दोस्तों आपको एक बता देनी है, एक संख्या में चित्रित थी। पद्म पाणी बोधिसत्व के जो चित्र है ये अजंता की गुफाओं में एक संख्या में चित्रित थे, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। ये आरपीएफ एसआई को 10 जनवरी को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी दोस्तों सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक है वो क्या था, बाघ, हाथी, शेर या गोल्डन ईगल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका गोल्डन ईगल। जो गोल्डन ईगल था ये दोस्तों आपके राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था, गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपसे दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यदि दोस्तों आपसे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछे तो संस्थापक सभी बच्चे कमेंट करके जल्दी से बताएं, संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो वो था दोस्तों दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कौन, द्वितीय या प्रथम, तो दंती दुर्ग कौन था, दंती दुर्ग प्रथम। दंती दुर्ग जो प्रथम था ये राष्ट्रकूट वंश शाही का, राष्ट्रकूट वंश का ये प्रथम संस्थापक था दंती दुर्ग। और इसकी जो राजधानी थी, इसने जो अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी दोस्तों मान्यखेत। मान्यखेत दोस्तों इसकी क्या थी, राजधानी थी, याद रखिएगा। आपसे यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे जो कि सबसे ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट जो भी कैंडिडेट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिलालेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है ये आपसे, आरपीएफ में तो आता ही है और दोस्तों आपके एसएससी के भी दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा है और ये हमने आपको करवाया भी है। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, तो जी नहीं, पारिस्थितिकी नहीं, समाजशास्त्र भी नहीं कहलाता है। अब आपका बचा है बी और डी। देखिए ए और सी तो हो नहीं सकता है, तो अब बचा या तो बी होगा या डी होगा। तो हमने आपको दोस्तों बताया था कि शिलालेख के अध्ययन को हम दोस्तों क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है। और हम दोस्तों शिलालेखों को और किस नाम से जानते हैं, शिलालेखों को और हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं शिलालेखों को हम दोस्तों पुरालेख भी कहते हैं। पुरालेख, शिलालेख जो होते हैं दोस्तों ये दोस्तों आपके पत्थर की एक शिला होती है, उस पर दोस्तों लिखा जाता है। शिला मीन्स क्या होती है, पत्थर, यानी पत्थर पर लिखे गए लेखों को हम दोस्तों शिलालेख या दोस्तों पुरालेख कहते हैं। शिलालेख जो है ये दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों घटित घटनाओं पर आधारित होते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पहले के दोस्तों जो महाराजा हुआ करते थे वो दोस्तों प्राचीन जो शिलाएं हुआ करती थी उन पर दोस्तों लिखवा दिया करते थे। तो इसी कारण दोस्तों इसको हम शिलालेख कहते हैं और शिलालेखों को दोस्तों हम पुरालेख भी कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता का प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। आपको दोस्तों इसमें क्रम पूछा गया है, इसमें से दोस्तों आपको सही क्रम बता देना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल दोस्तों सबसे पुराना, इसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तो आप सभी को पता है, हिस्ट्री में दोस्तों आप बचपन से पढ़ के आए हैं कि सबसे पहला आपका था पुरा पाषाण काल। पुरा यानी कि दोस्तों जो सबसे प्राचीनतम पाषाण काल है वो आपका पुरा पाषाण काल। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा आया आपका मध्य पाषाण काल। फिर उसके बाद आपका कौन सा आया आधुनिक पाषाण या दोस्तों नव पाषाण काल। वैसे ही दोस्तों हिस्ट्री में सबसे पहले आपकी हिस्ट्री जो थी वो आपकी प्राचीन इतिहास था, प्राचीन इतिहास के बाद आपका मध्यकालीन इतिहास आया और फिर उसके बाद दोस्तों आपका आधुनिक इतिहास काल। फिर वैसे ही दोस्तों आपकी ये काल है जो कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो सही अनुक्रम है तो वो आपका पुरा, मध्य और नव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। दोस्तों हड़प्पा काल की जो प्रमुख मुहरें थी उन पर दोस्तों किस पशु का चित्र अंकित था ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है दोस्तों बैल। बैल का दोस्तों उसमें अक्सर दोस्तों पशु के आकार का दोस्तों एक चित्र बना हुआ करता था। जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में बैल पशु अक्सर दोस्तों आपका देखा गया है। जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरों थी उनके दोस्तों आपसे आकार भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरों के आकार थे वो दोस्तों आपके 4 प्रकार के थे। कौन कौन से, एक तो दोस्तों आपका त्रिभुजा आकार का था, ये आप मतलब आपका ट्रायंगल की तरह की एक मुद्रा थी। दूसरा दोस्तों आपके आयत की तरह की मुद्रा थी और दोस्तों तीसरी आपकी वृत्ताकार थी और चौथी आपकी दोस्तों वर्गाकार यानी वर्ग की तरह। ये दोस्तों आपकी 4 प्रकार की दोस्तों 4 तरीके की दोस्तों मुद्राएं हुआ करती थी जिस पर दोस्तों आपके बैल का जो चित्र है अंकित हुआ करता था और ये दोस्तों आपकी 4 प्रकार के आकारों में दोस्तों यह मुद्राएं प्रचलित थी। अगला प्रश्न।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है, आंसर करेंगे सभी बच्चे। भारत का नेपोलियन दोस्तों आप लोगों से पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, आपको ये दो ऑप्शन से ऐसे ही आपको आंसर दे देना है, सिंह विष्णु या दोस्तों कृष्णा। सिंह विष्णु या कृष्णा पल्लव राजवंश का संस्थापक आपसे पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है वो था दोस्तों सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो था यह पल्लव राजवंश का संस्थापक हुआ करता था, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। ये कौन से एरिया का था दोस्तों, ये दक्षिण भारत का। यदि आपसे दोस्तों पल्लव वंश की दोस्तों यदि आपसे राजधानी पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं आपको जो भी यहाँ से थ्योरी क्लासेस में आपको पॉइंट अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ये अपनी कॉपी में जरूर नोट करते चलना। पूछा जा सकता है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों राजधानी यदि आपसे पूछे तो आपको दोस्तों कांचीपुरम बता देना है। क्या बताना है दोस्तों, कांचीपुरम थी। कांचीपुरम जो थी ये दोस्तों पल्लव राजवंश की दोस्तों राजधानी हुआ करती थी, कांचीपुरम। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंह विष्णु को और किस नाम से जाना जाता है। सिंह विष्णु को और किस नाम से जाना जाता है, यदि आपसे पूछा जाए तो आपको अवनी सिंह बता देना है। क्या बताना है दोस्तों, अवनी सिंह। अवनी सिंह दोस्तों आपको सिंह विष्णु का ही नाम है, तो ये दोस्तों आपको सिंह विष्णु के ऑप्शन की जगह आपको अवनी सिंह भी दोस्तों ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप ये ना सोचें कि सिंह विष्णु अलग है, अवनी सिंह अलग है, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अगला प्रश्न निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म में दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो जो कि आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन को देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होता था कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में यदि आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आपको सिरोही जनपद आपको बता देना है, सिरोही जनपद माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो ये दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये किस धर्म का मंदिर है, तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। और ये जो दिलवाड़ा का मंदिर है यह दोस्तों 5 मंदिरों का एक समूह है, जो कि दिलवाड़ा मंदिर का आपसे निर्माण भी पूछा जा सकता है। यदि आपसे दोस्तों निर्माण पूछे कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो आपको दोस्तों किस राजवंश के शासक पूछे तो आपको चालुक्य वंश को बता देना है। किसका, चालुक्य वंश के शासकों ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। चालुक्य वंश के शासकों ने दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में स्थित, यह दोस्तों निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। दोस्तों बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक या दोस्तों दिव्य दान। दोस्तों यदि हम बात करें बुद्ध से संबंधित, अभी हमने आपको बताया था कि बुद्ध के दोस्तों 3 पिटक हैं, त्रिपिटक आपको जिसको कहते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जो कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। लेकिन इसमें आपको पूछा कि बुद्ध के जो सिद्धांत जिसमें दर्शाए गए हैं वह कौन सा पिटक है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, इसमें दिया गया अभिधम्म पिटक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन है। दोस्तों सबसे पहला दोस्तों जो स्थल खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन है, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप सभी जानते हो कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो 1921 में इसकी जो खुदाई हुई थी, आपसे पूछा जाए तो इसकी जो खुदाई हुई थी कब हुई थी, 1921 में किसने की थी, दयाराम साहनी ने। 1921 ईस्वी में इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने जब इसकी खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों, तो उसमें जो पहला दोस्तों हमें खोजा गया स्थल था वो कौन था, वो आपका हड़प्पा था। क्या था दोस्तों, हड़प्पा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, जिसे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। यह आपसे पूछा है कि उत्तरामेर जो एक शिलालेख है यह आपका किस राजवंश से संबंधित है, पांड्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश या दोस्तों चालुक्य वंश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो है आपका चोल वंश। चोल राजवंश से उत्तरामेर शिलालेख का संबंध है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थल जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। यानी दोस्तों जलाशय के साक्ष्य दोस्तों हमें कहाँ से मिले हैं, जलाशय के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका धौलावीरा।
धौलावीरा से दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप लोग याद रखना। पूछा जाता है कि धौलावीरा जो है ये आपके दोस्तों किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो धौलावीरा आपका दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में दोस्तों धौलावीरा आपका स्थित है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा, तो कालीबंगा दोस्तों ये आपका दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा जो स्थल है ये आपका दोस्तों पूछा जाता है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपको राजस्थान बता देना है। कहाँ पर? कालीबंगन आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको दोस्तों राजस्थान बता देना है। यदि आपसे दोस्तों कोट दीजी पूछा जाए तो कोट दीजी से हमें दोस्तों क्या मिला है? कांसे के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी। कह सकते हैं जो कांसे की जो कुल्हाड़ी है ये हमें दोस्तों कहाँ से मिली है? ये हमें दोस्तों कोट दीजी से मिली है। कोट दीजी से हमें दोस्तों कांसे की कुल्हाड़ी मिली है। तो कह सकते हैं कुल्हाड़ी जो है हमें ये कहाँ से मिली है? ये हमें कोट दीजी से मिली है। कोट दीजी जो है दोस्तों ये आपका प्रेजेंट टाइम दोस्तों आपके पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? पाकिस्तान में है कोट दीजी। और कालीबंगा से हमें दोस्तों क्या मिला है? जुते हुए दोस्तों खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य ये दोस्तों हमें कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य दोस्तों हमें कालीबंगा से मिला है। लोथल से दोस्तों हमें क्या मिला है? लोथल भी दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? लोथल यदि पूछा जाए तो लोथल भी दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। और लोथल से दोस्तों हमें क्या मिले हैं? 3 युगल समाधियाँ दोस्तों हमें कहाँ पर मिली हैं? ये 3 युगल समाधियाँ जो होती हैं ये हमें दोस्तों लोथल से प्राप्त हुई हैं। 3 युगल समाधियाँ दोस्तों ये हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ है ये किस भाषा में मुर्दों का टीला है। यानी कि दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम कहते हैं मुर्दों का टीला। मुर्दों का जो टीला होता है इसको हम दोस्तों मोहनजोदड़ो कहते हैं। हमसे यह पूछा है दोस्तों किस भाषा में दोस्तों कहा गया है, तो ये दोस्तों आपका सिंधी भाषा में है। किस में है? सिंधी भाषा में दोस्तों हम मुर्दों का टीला कहते हैं। और जो मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो दोस्तों मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है तो आपको दोस्तों पाकिस्तान बता देना है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? यदि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है तो आपको दोस्तों सिंधु नदी बता देना है। कौन सी दोस्तों नदी? सिंधु नदी, क्योंकि यह दोस्तों आपके पाकिस्तान में स्थित है तो सिंधु नदी के तट पर दोस्तों यह स्थित है। अगला, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कोसल या कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या दोस्तों काशी। अवध दोस्तों आपसे पूछा है कि अवध को दोस्तों प्राचीन काल में दोस्तों हम किस नाम से जानते थे, तो आप सभी जानते हो कौशल की राजधानी को ही दोस्तों अवध कहते थे, यानी कि कौशल यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कौशल था यह दोस्तों आपके प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी में जो 16 महाजनपदों का उदय था उनमें से दोस्तों जो 16वां महाजनपद था वह दोस्तों आपका कौशल था। जो आपके 16 महाजनपद थे उनमें से दोस्तों जो आपका 16वां महाजनपद था वो कौन सा था? कौशल था। तो कौशल जो था ये कौन सा था? ये 16वां महाजनपद हुआ करता था। 16वां महाजनपद हुआ करता था। कौशल जो महाजनपद की जो राजधानी यदि आपसे पूछे जाए कि जो कौशल की इसकी दोस्तों जो राजधानी थी वो क्या थी, तो इसकी जो यदि आपसे राजधानी पूछे तो आपको दोस्तों श्रावस्ती बता देना है। क्या बताएंगे? श्रावस्ती जो थी दोस्तों ये कौशल की राजधानी हुआ करती थी, श्रावस्ती, जो कि 16वां महाजनपद था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? आपसे दोस्तों विभिन्न संस्थापकों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा दोस्तों पाल साम्राज्य का संस्थापक, जो कि बिल्कुल सीधा सा आंसर है गोपाल। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो गोपाल था ये दोस्तों पाल साम्राज्य का संस्थापक था, जो कि एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ इसका जो उदय हुआ था दोस्तों, पाल साम्राज्य का उदय यदि आपसे पूछा जाए तो ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। दोस्तों पूछा जाता है कि जो पाल साम्राज्य था इसके जो शासक थे वो किस धर्म का पालन करते थे, तो ये दोस्तों जो पाल साम्राज्य था यह दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था? यह दोस्तों बौद्ध धर्म में आस्था रखता था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म को मानता था। पाल साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे वो थे धर्मपाल, और धर्मपाल ने ही दोस्तों विक्रम शिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रम जो शिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों पाल वंश के शासक हुआ करते थे धर्मपाल, तो उन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वेदों में से ब्रह्म वेद के नाम से किसे जाना जाता है? यानी आपसे पूछा ब्रह्म वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अथर्ववेद को दोस्तों हम ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि वेदों की जो संख्या वो कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं?
आपका एक तो ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा आपका अथर्ववेद। ये दोस्तों आपके 4 वेद हैं। जो चारों वेदों में से जो सबसे नवीन वेद है वो आपका आ जाता है ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद या सबसे प्राचीनतम वेद वो आपका है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है इसमें दोस्तों इसी को हम प्राचीन वेद भी कहते हैं और ब्रह्मवेद के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। और सामवेद को दोस्तों संगीत का वेद भी कहा जाता है। सामवेद को दोस्तों किसका वेद कहते हैं? संगीत का वेद कहते हैं। यजुर्वेद को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जिसमें दोस्तों गद्य पद दोनों में लिखा जाए उससे हम दोस्तों यजुर्वेद कहते हैं। अथर्ववेद में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? जादू टोनों का। जादू टोना का उल्लेख दोस्तों किस में किया गया है? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों में किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों में किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? ये दोस्तों 3 आपकी पुस्तकें दी गई हैं, रत्नावली प्रियदर्शिका, नागानंद। इनके दोस्तों आपसे रचयिता का नाम पूछा है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। कौन है? हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। तो रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद इनके रचयिता कौन है दोस्तों? हर्ष है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हर्ष था दोस्तों ये बाणभट्ट के दरबार में कवि हुआ करता था। किसके दरबार का कवि था? बाणभट्ट के दरबार का कवि था, जिसने दोस्तों ये तीनों रचनाएं हैं। ये दोस्तों तीनों रचनाएं किस भाषा में दी गई हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कि दोस्तों जो तीनों भाषाएं हैं ये दोस्तों आपकी संस्कृत भाषा में है। किस में दोस्तों? ये तीनों आपकी संस्कृत भाषा में दोस्तों इसकी रचना हर्ष ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? कह सकते हैं कि तंजावर में जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस वंश के शासकों ने बनवाया? चेर, पांड्य, चोल या दोस्तों पल्लव? आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो इसको दोस्तों चोल वंश के शासकों ने दोस्तों इसको बनवाया या दोस्तों उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों जो तंजावर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये दोस्तों किस शैली में बना हुआ है? यदि दोस्तों आपसे शैली पूछे कि दोस्तों किस शैली में बना हुआ है तो आपको इसको बता देना द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में बना हुआ है। दक्षिण भारत में दोस्तों आपके जितने भी मंदिर हैं अधिकतम मंदिर दोस्तों आपके द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। द्रविड़ शैली में दोस्तों आपके दक्षिण भारत के दोस्तों मंदिर बनाए गए हैं। दोस्तों तंजावर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को दोस्तों चोल शासक राजा चोल के नाम से जाना जाता है और दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी इसी मंदिर को दिया गया है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों आपसे पूछा है अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो अंतिम जो तीर्थकर थे वे थे दोस्तों महावीर स्वामी। जैन धर्म में दोस्तों आपके कितने तीर्थकर हुआ करते थे? 24 दोस्तों तीर्थकर हुआ करते थे, जिसमें से जो अंतिम तीर्थकर थे वे थे दोस्तों आपके महावीर स्वामी। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव की बात करते दोस्तों ये कौन से थे? ये दोस्तों प्रथम तीर्थकर हुआ करते थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? यदि आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे तो आपको बता देना है ऋषभ देव थे। अनंतनाथ की यदि बात करें तो अनंतनाथ दोस्तों जैन धर्म के कौन से दोस्तों तीर्थकर थे? तो ये दोस्तों आपके 14वें तीर्थकर थे। कौन से थे? ये आपके 14वें तीर्थकर हुआ करते थे। पार्श्वनाथ थे दोस्तों ये जैन धर्म के दोस्तों 23वें थे। कौन थे? 23वें। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें थे ये दोस्तों महावीर स्वामी। 23वें थे आपके पार्श्वनाथ, 24वें आपके महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थकर हुआ करते थे। ऋषभ देव आपके प्रथम तीर्थकर, अनंतनाथ 14वें दोस्तों तीर्थकर थे। तो आपके आया हुआ क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने दोस्तों भारत का दौरा किया था। जो प्रथम जो चीनी यात्री था वो कौन था दोस्तों? फायान था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ या दोस्तों बसादिश कहा जाता है? तो दोस्तों जो जैन मठ हुआ करते थे उसमें जो संस्थानें बनी थी उनको दोस्तों बसादिश कहते थे। काफ़ी क्वेश्चंस दोस्तों आपको नए देखने को मिलेंगे जिन्हें दोस्तों आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, जो कि अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। बसादिश क्या होता था दोस्तों? जो बसादिश था ये दोस्तों जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो जैन धर्म को मानते थे, उनके दोस्तों जो पूजा का स्थान था उसे दोस्तों बसादिश कहते थे। तो बसादिश जो था ये दोस्तों पूजा का स्थान कहा जाता था। किसका? पूजा का स्थान कहा जाता था। किसमें? जो जैन मठों में दोस्तों पूजा होती थी तो पूजा के जो स्थान हुआ करते थे उनको दोस्तों हम बसादिश कहते थे। और बसादिश जैन धर्म में हुए तीर्थकरों के मंदिर हुआ करते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। इसमें से दोस्तों आपको गलत जोड़ी बताना है। जैसे कि चंद्रगुप्त कौन थे? मौर्य हुआ करते थे, मौर्य काल से थे। राजा चोल थे। बिंबिसार गुप्त थे। कनिष्क या कुषाण थे? तो आप ये बताइए क्या बिंबिसार गुप्त वंश थे? तो आप सभी जानेंगे नहीं, बिंबिसार ये तो हर एक वंश से संबंधित थे। ये हर एक वंश का
संबंध रखता था, किससे था? बिंबिसार। तो गुप्त वंश का तो आपका चंद्रगुप्त है, मौर्य वंश का आपका चंद्रगुप्त थे, राजराजा चोल वंश के थे, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। तो बिंबिसार का दोस्तों किससे था? गुप्त वंश से नहीं था। तो गलत जोड़ी जो है ये आपकी ऑप्शन बी हो जाएगी। तो बिंबिसार का दोस्तों जो संबंध था वो किस काल से था, ये आपसे पूछा, या किस वंश से था? तो आपसे वंश से पूछे तो आपको बता देना हर्यक वंश। किससे था? हर्यक वंश से था। तो ऑप्शन आपका बी दोस्तों गलत पूछा था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश से था। अगला प्रश्न है भारत में वैदिक काल की जो अवधि है वो कब से कब तक चली, ये आपसे पूछा है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1500 से 600 ईसा पूर्व। जो लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उन सभी का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। 1500 से 600 ईसा पूर्व जो भारत में वैदिक काल की जो अवधि है वो चली है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और इसी को दोस्तों हम वैदिक युग के नाम से भी जानते हैं। वैदिक काल को दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए इसके कितने भाग हैं, तो इसके दोस्तों 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? जिसमें से दोस्तों इसका जो पहला भाग है वो कौन सा है? इसके दोस्तों 2 भागों में बांटा है, जिसमें से दोस्तों पहला भाग है आपका पूर्व वैदिक काल। कौन सा? पूर्व वैदिक काल है। और दूसरा आपका आ जाता है उत्तर वैदिक काल। दूसरा दोस्तों आपका कौन सा है? दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपको दोस्तों इनकी भी दोस्तों अवधि के बारे में पता होना चाहिए। जो पूर्व वैदिक काल है दोस्तों इसकी जो अवधि है, इसकी अवधि दोस्तों कितनी मानी गई है? किसकी? पूर्व वैदिक काल की। तो पूर्व वैदिक काल की दोस्तों 1500 से दोस्तों 1000 इसकी ईसा पूर्व इसकी दोस्तों अवधि है। और उत्तर वैदिक काल की यदि अवधि पूछी जाए तो इसकी अवधि 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व है। कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल की अवधि है। और वैदिक काल की जो केवल अवधि है वो दोस्तों आपकी 1500 से 600 ईसा पूर्व है। यहाँ तक की दोस्तों आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बने थे। दोस्तों अभी हमने जस्ट आपको बताया था जो महाजनपदों की जो संख्या थी वो कितनी बनाई गई थी? 16 बनाई गई थी। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 16वां महाजनपद। कितने थे दोस्तों महाजनपद बनाए गए थे? 16 महाजनपद बनाए गए थे। दोस्तों आर्य संस्कृति के जो सर्वोच्च काल में जो गंगा नदी के घाटी के जनपद थे उनकी संख्या आपकी 16 थी। जिसमें से दोस्तों जो आपका बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ था उसमें दोस्तों आपके 16 महाजनपदों की जानकारी आपको देखने को मिलती है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? भगवान महावीर का जन्म स्थल आपसे दोस्तों पूछा गया है। आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो इनका जो जन्म स्थान है ये दोस्तों इनका वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वैशाली में, कुंडग्राम में हुआ था। आप सभी जानते हैं भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडग्राम में कब हुआ था दोस्तों? आपको बता देना है 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। भगवान महावीर जो स्वामी हैं ये दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर अभी हमने आपको बताया था ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे जिनकी जो मृत्यु है, मृत्यु इनकी दोस्तों कब? इनका तो दोस्तों ये जन्म हो गया, ठीक है, इनकी जन्म हो गई। अब इनकी दोस्तों यदि आपसे मृत्यु पूछ दी जाए मृत्यु इनकी कब हुई थी, तो मृत्यु दोस्तों इनकी 468 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी? पावापुरी। पावापुरी में हुई थी। अब पावापुरी आपका दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? ये पावापुरी दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? पावापुरी बिहार में दोस्तों 468 ईसा पूर्व में इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि मिलिंद पान्नो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? मिलिंद पान्नो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो इसका जो जवाब दिया था दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागसेन। किसने दिया था? नागसेन ने दोस्तों इसका जवाब दिया था। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नागसेन ने इसका जवाब दिया था। अगला प्रश्न है दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? यह आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी 2019 को 3rd शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। बताएंगे सभी बच्चे दूसरा तमिल संगम किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो यह दोस्तों आपके काप्तपुरम में संपन्न हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यह है काप्तपुरम में संपन्न हुआ था। यह आपका दूसरा तमिल संगम था। दोस्तों दक्षिण भाग में आपके 3 संगम आयोजित किए गए थे जिसमें से दोस्तों तमिल कवियों का समागम भी इसे कहा जाता है। पहला तमिल संगम और तीसरा तमिल संगम ये दोस्तों मदुरई में संपन्न हुआ था। देखिए याद रखिएगा आपसे दोस्तों पूछा दूसरा तमिल संगम तो आपने बता दिया काप्तपुरम में। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि पहला कहाँ पर हुआ था और दोस्तों आपका दूसरा कहाँ पर हुआ था, सॉरी तीसरा कहाँ पर हुआ था, तो पहला दोस्तों आपका मदुरई में हुआ, पहला आपका मदुरई में हुआ और दोस्तों दूसरा आपका काप्तपुरम में हुआ और तीसरा दोस्तों ये भी आपका मदुरई में होगा। कहाँ पर हुआ? मदुरई में होगा।
तो मदुरई में दोस्तों आपके कितने हुए थे? मदुरई में दोस्तों आपके 2 सम्मेलन हुए थे, 2 तमिल संगम हुए। पहला मदुरई, तीसरा मदुरई और दूसरा आपका काप्तपुरम में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? यानी दोस्तों फाहियान जो था वो कहाँ का निवासी था? अभी हमने आपको बताया चीनी यात्री फाहियान, तो ये दोस्तों कहाँ से संबंधित था? चाइना से संबंधित था और ये चीन देश का निवासी था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अभी जस्ट हमने आपको यह क्वेश्चन करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आप सभी को पता है कि बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। क्या नाम था दोस्तों? बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। और इनका जन्म भी मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म दोस्तों लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। यह दोस्तों आपका कहाँ पर पड़ता है? लुम्बिनी कपिलवस्तु। ये आपके दोस्तों नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? नेपाल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। दोस्तों शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन थे दोस्तों, ये दोस्तों इनके पिता का नाम था। पिता का नाम दोस्तों क्या था दोस्तों? पिताजी कौन थे दोस्तों इनके? शुद्धोधन थे। और माता दोस्तों, माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो माता का नाम था इनका त्रिशला। माता का नाम क्या था दोस्तों? सॉरी, माया देवी। माता का नाम था दोस्तों इनका माया देवी नाम था। बुद्ध की माता का नाम माया देवी और पिता शुद्धोधन थे। चन्ना कौन था दोस्तों? चन्ना जो था ये दोस्तों बुद्ध का सारथी हुआ था। क्या हुआ करता था? सारथी, तो रथ चलाने वाला। रथ कौन चलाता था? चन्ना था। कंथक किसका नाम था दोस्तों? कंथक था ये बुद्ध का घोड़ा था। जो दोस्तों सारथी था, चन्ना जो घोड़ा चलाता था, उसका नाम दोस्तों कंथक था। आपसे दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर जब भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि बताइए बुद्ध का सारथी कौन था? तो बुद्ध का सारथी कौन था आपको बता देना है, चन्ना। और बुद्ध का दोस्तों घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था या सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था? तो आपको दोस्तों कंथक बता देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी आपको बेसिक जानकारी ऑलरेडी दोस्तों पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन अम्बेसदा किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? यानी किस धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ जैन अम्बेसदा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आरपीएफ में आया हुआ। देखिए बेसिक से क्वेश्चन है। यदि आपने दोस्तों हिस्ट्री को यदि आप अच्छे तरीके से आप थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री की दोस्तों बेसिक से लेकर दोस्तों हाई लेवल तक की यदि आप क्लास को देखना चाहते हो, तो मैं आपको येलो बुक प्रेफर करना चाहूँगा। येलो बुक ऑलरेडी मैं दोस्तों आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो है। यदि दोस्तों आपको ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स चैप्टर वाइज क्लास चाहिए तो मैं आपको इस बुक को प्रेफर करूँगा। यदि आप बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं आपको येलो बुक प्रेफर करूँगा। लेकिन दोस्तों आरपीएफ के लिए दोस्तों ये बुक आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर दोस्तों इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप लोगों के लिए ये बुक भी दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैन अम्बेसदा जो है ये दोस्तों पारसी धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म का दोस्तों जो पवित्र ग्रंथ है इसको क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, ईसाई धर्म का दोस्तों जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं। बाइबल जो है ये दोस्तों किस धर्म का है? तो ये दोस्तों ईसाई धर्म का है। और जैन अम्बेसदा पारसी का है। सिख धर्म का आप सभी को पता होगा, ग्रंथ साहिब। साहिब ग्रंथ जो है ये दोस्तों किसका है? ये सिख धर्म का है। और इस्लाम धर्म का क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है, कुरान। और हिंदू धर्म का तो पता है, महाभारत, गीता और रामायण। क्या है दोस्तों? गीता और रामायण ये दोस्तों हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है, मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्श्वनाथ थे जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। आपसे पूछा जाए कौन से जैन तीर्थकर बने थे? हमने अभी आपको बताया कि जो पार्श्वनाथ थे ये दोस्तों 23वें तीर्थकर हुआ करते थे। कौन से दोस्तों? ये 23वें। और 24वें आपके महावीर स्वामी थे। तो ये दोस्तों 23वें तीर्थकर थे। 23वें जैन तीर्थकर कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ थे। पहले आपके ऋषभनाथ थे। दूसरे यदि आपसे पूछा जाए कि दूसरा तीर्थकर कौन था, तो दूसरा यदि आपसे पूछा था, दूसरे थे दोस्तों अजितनाथ। कौन थे दोस्तों? अजितनाथ थे। ये आपके दोस्तों दूसरे थे, अजितनाथ। आपसे पूछा जा सकता है जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन थे, तो अजितनाथ। 24वें तो आप सभी को बताया ही हमने, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये दोस्तों आपके 24वें थे, महावीर स्वामी। और प्रथम तो आपको पता है, ऋषभदेव। प्रथम कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे। क्लियर? यहाँ तक की दोस्तों आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक ऑप्शन को दोस्तों अपने ओर से फाइंड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार आप लोग सभी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दें। एक बार सभी दोस्त आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। जो लोग अभी तक दोस्तों क्लास में नहीं आए, एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
और दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना है आप सभी को कि आज का जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी है। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आपको समझा के चल रहा हूँ और एक से एक पॉइंट मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो एक बार कमेंट में दोस्तों अपना रेफरेंस हमें ज़रूर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेशों में किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, यानी अग्नि उपदेश के रूप में किसे जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन को, आदित्य पर्याय सूत्र को, अनाथ लुक्खन सूत्र को या ब्रह्मजल सूत्र को? बताएंगे सभी दोस्त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको दोस्तों सही आंसर है वो है दोस्तों आपका आदित्य पर्याय सूत्र को। अध्याय पर्याय सूत्र को दोस्तों उपदेश को हम अग्नि उपदेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो सभी को पता है कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है दोस्तों? अश्वघोष। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। और अश्वघोष दोस्तों किसके दरबार के राज कवि थे? तो अश्वघोष जो था ये दोस्तों कनिष्क के दरबार का कवि था। किसके? कनिष्क के राज दरबार का कवि था। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अश्वघोष ने और किसकी रचना की थी? सौंदरानंद काव्यम। सौंदरानंद काव्यम की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष ने। और दोस्तों एक पुस्तक है इनकी सौंदरानंद, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग जरूर याद रख लेना क्योंकि नया क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में बन सकता है। सौंदरानंद काव्यम। सौंदरानंद काव्यम की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने इसकी रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? आंसर करेंगे सभी दोस्त जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका दोस्तों तोलकाप्पियम। कौन है दोस्तों? तोलकाप्पियम। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? शिल्प धन विज्ञान से कौन सा दोस्तों वैदिक ग्रंथ संबंधित है? गंधर्व वेद, शिल्प शास्त्र, आयुर्वेद या दोस्तों धनुर्वेद? बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। तो वो कौन सा है दोस्तों? आपसे क्या पूछा है? शिल्प धन पूछा है ना, तो शिल्प शास्त्र ही होगा। शिल्प से रिलेटेड है तो ऑप्शन सी। आसान सी ट्रिक से आप दोस्तों इसको याद रख सकते हो। गंधर्व वेद के दोस्तों कितने उपवेद हैं? तो यह दोस्तों 4 उपवेदों में से एक है गंधर्व वेद। अन्य 3 उपवेद दोस्तों आपके धनुर्वेद, शिल्पवेद और दोस्तों आयुर्वेद हैं। अगला प्रश्न है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आप लोगों से पूछा है दोस्तों पहली जैन परिषद जो है ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में दोस्तों पहली जैन परिषद आयोजित हुई थी। और दूसरी कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो दूसरी दोस्तों आपकी दोस्तों कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। यहाँ पर दोस्तों आपकी दूसरी जैन परिषद हुई थी। जैन परिषद दोस्तों दूसरी कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो वल्लभी में। पहली आपकी पाटलिपुत्र में, दूसरी आपकी वल्लभी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था? तो आप सभी जानते हैं कि वेद व्यास ने कौन सी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? महाभारत। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने दोस्तों इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? अष्टाध्यायी दोस्तों किस विषय की पुस्तक है ये आपसे पूछा है। तो यह दोस्तों कौन सी अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा व्याकरण रचित पुस्तक है, जिसे अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों का समूह है। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था दंती दुर्ग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ, बिंदुसार, चाणक्य या अशोक? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है कौन था दोस्तों? बिंदुसार। बिंदुसार जो था यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार का दोस्तों पुत्र था, इसका नाम क्या था? अशोक नाम था। बिंदुसार का दोस्तों जो पुत्र था वो कौन था दोस्तों? अशोक हुआ करता था। तो आपसे यदि पूछा जाए बिंदुसार का पुत्र कौन था तो यह दोस्तों अशोक था। अगला प्रश्न, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष बनवाया गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है वो है सम्राट अशोक के द्वारा सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष बनवाया गया। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क किस वंश के महान राजा थे ये आपसे पूछा है। ये तो मैं आपको बताया था, ये कुषाण वंश। कनिष्क जो था ये दोस्तों कुषाण वंश का शासक हुआ करता था। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? कुजल कडफिसेस। कुजल कडफिसेस जो था ये कुषाण वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता को किस पैटर्न में रखा गया था? सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या दोस्तों रेडियल ग्रिड में? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो यह दोस्तों आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड में इसको रखा गया था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान शब्द जो है यह आपका किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बौद्ध धर्म। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका महायान शब्द है यह आपका दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म की दोस्तों दो शाखाएं थी, जिसमें दोस्तों आपका था एक तो हीनयान हुआ करता था और दूसरा आपका महायान। हीनयान जो था यह दोस्तों बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था और महायान यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि जो लोथल शब्द है, यह लोथल है, यह आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह आपका गुजरात में स्थित है। अभी जस्ट आपको बताया था लोथल आपका दोस्तों गुजरात में स्थित है, जो कि हड़प्पा का एक शहर है जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म की नींव कितने महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका 4,8। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 4 महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ पर यह दोस्तों आधारित है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन्होंने दोस्तों जनसाधारण में पाली भाषा का दोस्तों प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपको अभी जस्ट हमने बताया कि जो त्रिपिटक है ये दोस्तों किससे था? आपके दोस्तों विनय पिटक, सुत्ति पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हुआ करते थे, जो कि आपके दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है दोस्तों? ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेखित वर्णित है। यानी कि आपके दोस्तों देखिए 3 पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्ति पिटक। इन तीनों पिटकों में से किस पिटक में भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका विनय पिटक। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनय पिटक में दोस्तों आपका भिक्षुओं का उल्लेख वर्णित है। अगला प्रश्न, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, हीनयान या दोस्तों महायान? बताएंगे जल्दी से। यह दोस्तों आपका महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना दोस्तों, पेपर में असंगत पूछा है, जो दोस्तों संबंधित नहीं है, यानी आपको गलत जोड़ी चुनना है। दोस्तों इस्लाम धर्म का आपको सभी पता है, इस्लाम धर्म का दोस्तों कुरान है, ये तो बिल्कुल सही है। सिख धर्म का दोस्तों क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है, बिल्कुल सही है। ईसाई धर्म का दोस्तों क्या है? बाइबल है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों क्या जैन धर्म का दोस्तों उपनिषद होता है? बताएंगे सभी दोस्तों, जैन धर्म का क्या उपनिषद होता है? जी आप कहेंगे नहीं, जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों? जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको दोस्तों क्या कहा गया है? उसको दोस्तों आगम कहा गया है। याद रखेंगे, आगम कहा गया है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक होता है, उसी प्रकार जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम होता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, तो ये दोस्तों याद रखना है दोस्तों, गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है ये दोस्तों आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? यह दोस्तों गोमतेश्वर की प्रसिद्ध प्रतिमा आपके दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। और श्रवणबेलगोला में दोस्तों यह दोस्तों आपकी स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति दोस्तों स्थित है, जिसे दोस्तों 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और इसे दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, उन्हीं के दोस्तों पुत्र बाहुबली को समर्पित है। जो बाहुबली जो पुत्र थे ये दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जैसे कि दोस्तों आप सभी को अभी हमने आपको बताया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना ये किसने की थी? धर्मपाल ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। स्थापना तो आप सभी को पता है कि धर्मपाल ने की थी, लेकिन आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपके बिहार में स्थित है। याद रखना कहाँ पर दोस्तों? बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ है?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका सातवाहन राजवंश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवाहन राजवंश के द्वारा इसे दोस्तों संरक्षण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, उपगुप्त या उपाली या दोस्तों आनंदा। आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था वो क्या नाम था दोस्तों? राहुल नाम था। गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम दोस्तों क्या था? राहुल नाम था। और दोस्तों जो उपाली थे, उपाली ये कौन थे? ये दोस्तों गौतम बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। उपाली था कौन था? गौतम बुद्ध का शिष्य था। और आनंदा कौन था? गौतम बुद्ध के चचेरे भाई, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य, तो कह सकते हैं चचेरे भाई। कौन थे दोस्तों? चचेरे भाई थे गौतम बुद्ध के चचेरे भाई आनंदा। और दोस्तों उपगुप्त कौन था? ये दोस्तों सम्राट अशोक का गुरु था। अशोक के गुरु का नाम क्या था? ये भी आपसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक का गुरु का नाम दोस्तों क्या था? उपगुप्त था। क्लियर? इतनी बात आपको दोस्तों यहाँ तक समझ में आ चुकी है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन से घोड़े का बलिदान से संबंधित यज्ञ है? ये तो आप दोस्तों बिना ऑप्शन के भी दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो, जिसे दोस्तों कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है दोस्तों, यह दोस्तों जिसमें घोड़ों की बलि दी जाती है, अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा, अश्वमेध यज्ञ, जिसे दोस्तों घोड़ों की बलि दी जाती है। घोड़े के बलिदान से संबंधित यह यज्ञ कहा जाता है। ये तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर ये दोस्तों दो हुआ करते थे। दिगंबर जो थे और श्वेतांबर, इनका दोस्तों जो संबंध है पहले मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। किससे हैं? ये जैन धर्म से संबंधित है। सबसे पहले जाने दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर, इन्हें दोस्तों दो समुदायों में बांटा गया था। श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर वो थे दोस्तों जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र कह सकते हैं, या दोस्तों सफ़ेद वस्त्र जो धारण करते थे उन्हें दोस्तों हम श्वेतांबर कहते थे। श्वेत मीन्स क्या होता है? सफ़ेद। और जो दिगंबर थे वो दोस्तों कैसे थे? ये दोस्तों नग्न अवस्था में रहते थे। किसमें? नग्न अवस्था में ये दोस्तों रहा करता थे। जो नग्न अवस्था में थे उनको दोस्तों दिगंबर, और जो श्वेत वस्त्र में रहते थे उनको दोस्तों श्वेतांबर कहा जाता था। और ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास रखता है? तार्किक तकनीकी सोच में विश्वास रखता है तो वो कौन सा है? तो वो है आपका दोस्तों न्याय दर्शन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और न्याय दर्शन में दोस्तों आपके 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। जैसे कि आपके 6 दर्शन कौन कौन से हैं? एक तो आपका सांख्य दर्शन है, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और आपका वेदांत दर्शन। जिसमें से दोस्तों आपके ये 4 दर्शन तो आपके दिए ही गए हैं। 4 दर्शन ये हो गए। इसमें से कौन कौन सा है? एक तो आपका वैशेषिक हो गया। कौन सा दोस्तों? वैशेषिक दर्शन। ठीक है, ये 5वां हो गया। और 6वां दोस्तों आपका है मीमांसा। 6वां कौन सा आपका? मीमांसा। ये दोस्तों आपके 6 दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके समकालीन थे? चीनी यात्री हुएनसांग किसके समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों हर्षवर्धन। ये दोस्तों हर्षवर्धन के समकालीन थे। और जो हुएनसांग था इसने दोस्तों अपनी भारत यात्रा पर एक वर्णित पुस्तक थी जिसका नाम था सीयूकी पुस्तक का रचयिता कौन है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सीयूकी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हुएनसांग ने। सीयूकी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सित्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह दोस्तों आपकी जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए प्रश्न है दोस्तों और आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जैसा कि आरपीएफ एसआई में दोस्तों आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? यहाँ पे आपसे पूछा यह किसके द्वारा कराया गया था और यह दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो सबसे पहले आपको बता दें, तृतीय बौद्ध परिषद यह दोस्तों आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? यह पाटलिपुत्र में आपकी आयोजित हुई थी। और यह दोस्तों किसने आयोजित करवाई थी? यह दोस्तों अशोक ने। अशोक के द्वारा इसका दोस्तों आयोजन कराया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से, इतना भी याद रखना है। और किस वंश के शासनकाल के दौरान इसको करवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका मौर्य वंश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, यह मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं जीटी रोड, इसका निर्माण कई शासकों के द्वारा कराया गया था। तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे मौर्य काल के शासन के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो श्रेय है, ग्रैंड ट्रंक रोड का जो श्रेय है, ये किसे दिया जाता है? इसे दोस्तों शेर शाह सूरी को दिया जाता है। शेर शाह सूरी को जीटी रोड का श्रेय दिया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी को दिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अशोक। अशोक ने दोस्तों विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति की ओर विकसित किया। और इसने दोस्तों 304 ईस्वी में पाटलिपुत्र में दोस्तों अशोक का जन्म हुआ था और 269 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। और दोस्तों अशोक का और किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो इसका नाम था देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? अशोक को, देवनाम प्रियदर्शी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों। यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहा हूँ वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था और यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? यह युद्ध पूछा है कब लड़ा गया था। तो यह दोस्तों युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने पर बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किया गया था। 261 ईसा पूर्व दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 14। कितने आदेश दिए थे? 14 आदेश दिए थे ताकि उनका दोस्तों आचरण किया जा सके। नेक्स्ट, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। तो हर्यक वंश का संस्थापक हमने आपको बताया था कि बिंबिसार था। कौन था दोस्तों? बिंबिसार जो था यह दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसने हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों 544 ईसा पूर्व की थी। कब दोस्तों? 544 ईसा पूर्व दोस्तों इसने स्थापना की थी। और हर्यक वंश की राजधानी यदि आपसे पूछी जाए, इसकी राजधानी क्या थी? तो हर्यक वंश की यदि आपसे राजधानी पूछे तो आपको दोस्तों राजगृह बता देना है। क्या? हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? राजगृह, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है? तो वह दोस्तों रहा है आपका पाल वंश। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल साम्राज्य है जो सबसे लंबी अवधि तक रहा है। कब से कब तक रहा है? यह दोस्तों 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक रहा है। कब तक? ये भी आपसे पूछा जाता है। 18वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी तक, जो कि सबसे लंबा शासनकाल इसका रहा है पाल साम्राज्य का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 वाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? ये तो आप सभी को पता है क्या कहा जाता था, और इसको काफ़ी बच्चे गलत भी करेंगे। इसको दोस्तों कहा जाता था पोटीन कहा जाता है। काफ़ी लोग दोस्तों टंका बता रहे हैं, टंका नहीं था दोस्तों। क्या था दोस्तों? पोटीन कहलाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? नए पद का निर्माण किया था, तो वो था दोस्तों आपका धम्म महापात्र। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धम्म महापात्र का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य को अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो ये तो आप सभी को पता है कि मौर्य वंश, क्योंकि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी मौर्यकालीन राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देती है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के वंश के मौर्य वंश के बारे में दोस्तों वर्णन करता है। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका उड़ीसा। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा, क्योंकि अशोक के जो शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो कलिंग युद्ध आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दोस्तों सिद्ध हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किस मूल भारतीय राजवंश के अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? चित्र वाले जो सिक्के थे दोस्तों वो जारी किए थे, ये आपसे पूछा है दोस्तों। चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, तो ये दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आपका सातवाहन वंश, सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश के लोगों ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने दोस्तों भारत में
बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो बीज गणित के क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं आर्यभट्ट को जाना जाता है। आर्यभट्ट ने दोस्तों, इन्होंने दोस्तों बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? इनके यदि जन्म की बात करें तो इनका जन्म 476 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, वर्तमान जो आपका पटना में पड़ता है, वहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों आपकी किससे संबंधित है? ये आपके चोल वंश से संबंधित है या चोल साम्राज्य से संबंधित है। जो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है, इसमें दोस्तों किसका नृत्य करते हुए दिखाया है? तो इसमें दोस्तों भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है, किसका नृत्य? भगवान शिव का जो नृत्य है वह दोस्तों नटराज की जो प्रसिद्ध प्रतिमा है उसमें दर्शाया गया है। भगवान शिव को नृत्य करते हुए इसमें दोस्तों दर्शाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो दोस्तों तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा है, तो वो है आपका सिलप्पादिकारम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलप्पादिकारम। यह दोस्तों तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है और यह आरपीएफ कांस्टेबल 18 जनवरी 2019 को 3rd शिफ्ट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, बातें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा एक एक लाइक दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर दोस्तों प्रयास करता हूं, ताकि दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? ये आपसे दोस्तों पूछा है। तो इसमें दोस्तों तपती मिट्टी की ईंटों का दोस्तों प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? काफी देखो, आर्यभट्ट थे नहीं, पाणिनि थे नहीं, अब बचा आपका पतंजलि या दोस्तों धन्वंतरी। आपसे पूछा दोस्तों औषधि का देवता, तो औषधि का देवता दोस्तों धन्वंतरी को कहा जाता है और इसे दोस्तों आयुर्वेद का प्रणेता भी कहते हैं। आयुर्वेद का प्रणेता धन्वंतरी को ही औषधि का देवता कहा जाता है। देखिए आज का जो सेशन है ना बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त चल रहा है और काफ़ी तो इजी क्वेश्चंस है। यदि इसमें दोस्तों आप लोग करने क्वेश्चंस को बैठे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये और देखिए आपके सभी एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे आपका कांस्टेबल हो, चाहे आपका आरपीएफ एसआई हो। अगला प्रश्न है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। आपसे पूछा भाई कि पहले किस वंश का सामंत हुआ करता था? ये आपसे पूछा है। तो यह दोस्तों पहले पल्लवों का सामंत हुआ करता था। कौन? विजयालय। अगला प्रश्न, एग्जाम में दोस्तों कभी कभी हमें नए क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यह क्वेश्चन आपसे आरपीएफ एसआई में दोस्तों पूछा था, 2018 की शिफ्ट में आया था कि रावण के द्वारा कैलाश मंदिर पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पर पाई गई है? ये आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों आपकी एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एलोरा की गुफाओं में। एलोरा की गुफाओं में दोस्तों यह पाई गई है। याद रखना दोस्तों कहाँ पर? एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया या कह सकते हैं कि किसके द्वारा बनवाया गया? यह दोस्तों आपसे पूछा है। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो इसका जो सही आंसर है तो वो है दोस्तों राजा खारवेल। राजा खारवेल के द्वारा इसका उत्कीर्ण कराया था। और जो खारवेल था ये दोस्तों कौन सा शासक था? ये दोस्तों कलिंग शासक हुआ करता था। कौन था दोस्तों? यह है एक कलिंग शासक था। कौन? राजा खारवेल। और ये दोस्तों हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये दोस्तों प्राकृत भाषा में इसने उत्कीर्ण किया है। किस भाषा में दोस्तों? इसने यह प्राकृत भाषा में दोस्तों इसका उत्कीर्ण किया है, प्राकृत भाषा में। इतना पॉइंट याद रखना आपको। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी, तो दोस्तों होयसल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों द्वार समुद्रम। द्वार समुद्रम जो थी ये दोस्तों होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। और होयसल साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ करता था, यदि दोस्तों आपसे इसका संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक दोस्तों आपको बता देना है निरपकाम द्वितीय। कौन था दोस्तों? निरपकाम द्वितीय। नया राजा है दोस्तों, सुनने में पहली बार आपको लग रहा होगा, तो ये निरपकाम द्वितीय था। ये दोस्तों होयसल साम्राज्य की राजधानी इसकी द्वार समुद्रम इसने बसाई थी। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है, पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक हुआ करता था? पुलकेशन द्वितीय, तो जो पुलकेशन द्वितीय दोस्तों किस वंश का था? चालुक्य।
यह दोस्तों चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। और चालुक्य राजवंश की जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों? राजधानी आपको याद रखनी है बादामी। बादामी जी थी दोस्तों ये चालुक्य राजवंश की दोस्तों राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 91। अगला प्रश्न है कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ये आपसे दोस्तों पूछा है। तो ये दोस्तों आपका है राजा राज। किसने दोस्तों? राजा राज ने। राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी हुआ करती थी? ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों वह था पल्लव। पल्लव वंश जो था यह दोस्तों 7वीं और 8वीं शताब्दी में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। और पल्लवों का जो अंतिम शासक था वो था अपराजित वर्मन। कौन था दोस्तों? अपराजित वर्मन पल्लव राजवंश का अंतिम शासक हुआ करता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है किस वंश के मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों पांड्या। पांड्य वंश जो था ये दोस्तों मदुरई के आसपास के क्षेत्रों पर इसने बहुत शासन किया। और पांड्य वंश की दोस्तों राजधानी थी वो मदुरई थी। और पांड्य जो है दोस्तों वर्तमान में मदुरई भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला किस वर्ष में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? हाइडेस्पेस का जो युद्ध है यह दोस्तों आपसे पूछा है ये कब हुआ था? तो यह दोस्तों युद्ध आपका 326 ईसा पूर्व हुआ था। हाइडेस्पेस की जो लड़ाई है 326 ईसा पूर्व हुई थी। और इस लड़ाई को हम दोस्तों झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जिसमें दोस्तों हाइडेस्पेस की जो लड़ाई है ये पोरस वर्सेस सिकंदर, किसके दोस्तों? पोरस वर्सेज सिकंदर के बीच दोस्तों इसमें युद्ध हुआ था। किसका? पोरस और सिकंदर के बीच दोस्तों इसमें युद्ध हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण भारत में जो बने मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया। ये मैंने आपको जीएस निधि में बताया था, उसको दोस्तों गोपुरम कहा जाता है। जिसमें मैंने आपको प्रसिद्ध मंदिर बताए थे, पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था। जो दक्षिण भारत के दोस्तों जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं उनका जो दोस्तों प्रसिद्ध जो द्वार होता था उनको दोस्तों क्या कहते थे? इस टाइप का होता था, उसको दोस्तों गोपुरम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल शानदार इजी क्वेश्चन है। आप सभी बताएंगे कि सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया? सभी को पता है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है और सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है ये क्या होता है दोस्तों? सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत। सत्य की जीत दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? यह आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण दोस्तों करवाया था। क्लियर? चलिए और इसका निर्माण जो है था ये दोस्तों पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? शहर, कैसल, बांध या मंदिर? तो वह दोस्तों किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो यह थे दोस्तों जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। किसने किया था दोस्तों? राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि श्रवणबेलगोला में आपके गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमने 100+ क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। क्लास चाहे आपकी 1 घंटे की हो या 2 घंटे की हो, हम एक वीडियो में आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। 102 नंबर प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कुषाण। कौन? कुषाण शासक के कुषाण साम्राज्य में दोस्तों यह समृद्ध हुआ था।
अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये आपसे पूछा है। तो यह दोस्तों पल्लव वंश के शासकों के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया है? चोलों के द्वारा, पांड्यों के द्वारा, चालुक्य के द्वारा या दोस्तों पल्लवों के द्वारा? तो यह दोस्तों किसके द्वारा किया गया? पल्लवों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चेर शासकों ने, पांड्य चोल शासक या दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था एलोरा के मंदिरों का निर्माण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या दोस्तों राजपूत धर्म? तो यह दोस्तों बौद्ध धर्म से है। किससे हो जाएंगे दोस्तों? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस प्राचीन इतिहास का कि हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट हैं। कौन है दोस्तों? बाणभट्ट ने दोस्तों हर्षचरित की रचना की। कादंबरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की थी। याद रखना, कादंबरी और हर्षचरित किसकी रचना है? ये दोस्तों बाणभट्ट की रचना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? यानी नाट्यशास्त्र की रचना आपसे पूछी है। तो सभी को पता है नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। और मनु के नाम से आपको याद होगा कि जो सबसे प्राचीन स्मृति है, तो सबसे जो प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है दोस्तों? मनु स्मृति है, जो कि सबसे प्राचीन स्मृति है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो दोस्तों आपको मनु स्मृति बता देना है। क्लियर? तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह वीडियो दोस्तों बेहद पसंद आया होगा। और यह दोस्तों जो हमारा जो चैप्टर है दोस्तों यह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यदि आप दोस्तों इस बुक में देखें तो दोस्तों इसमें 108 टोटल प्रश्न थे। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद दोस्तों आपका मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों कंप्लीट दोस्तों प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। और उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार जरूर देंगे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे। और उम्मीद है दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो काफ़ी कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, क्योंकि आप लोगों ने कम्युनिटी में से लगभग 200 प्लस बच्चों ने वोट किया था आरपीएफ बुक के सॉल्यूशन को लेकर। तो हम दोस्तों सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। अब आप सबका भी दोस्तों फ़र्ज बनता है कि हम इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही दोस्तों महत्वपूर्ण बुकों को सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अब नेक्स्ट डे हमारी मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ, जिसमें दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संकलन रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी से हम मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आप लोगों को आज का जो सेशन है कैसा लगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।